नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी कि सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको ले चलते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की ओर और फोकस करते हैं पहली खबर की तरफ, जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इस शेयर में इस हफ्ते बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। इनफैक्ट 31 दिसंबर को क्या हुआ, शेयर ने 12 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई छुआ। कैबिनेट की अहम बैठक में राहत पैकेज पर विचार किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद थी, ऐसी खबर थी बाजार में, जिस वजह से स्टॉक में इतना एक्शन बना। दरअसल इस कंपनी के ऊपर 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इसको लेकर 31 तारीख को फैसला भी आया, जिस फैसले में कैबिनेट ने एजीआर बकाये को 87,695 करोड़ रुपए पर फ्रीज कर दिया। एजीआर बकाये की पेमेंट पर कंपनी को मॉरिटोरियम मिला, यानी कि मोहलत मिली है, और अब कंपनी को FY32 से लेकर FY41 के दौरान अपने जो एजीआर भुगतान है वो करना होगा। अगर मॉरिटोरियम नहीं मिलता तो इस कंपनी को 31 मार्च यानी कि इसी साल को ही 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता। हालांकि एजीआर बकाये के रीअसेसमेंट के लिए एक ऑडिट की अगुवाई वाली एक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि 5 से 6 महीने का समय भी लग जाए। तो सरकार की ओर से जो एक गठित पैनल है उसके सामने अब कंपनी अपने जो आर्ग्यूमेंट्स, अपने जो तर्क है वो रख पाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि FY18 और FY19 के लिए जो एजीआर बकाया है वो कंपनी को अगले 5 साल में उसका भुगतान करना होगा, जो कि शायद सालाना करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। कैबिनेट के फैसले के बाद 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर धड़ करता हुआ 15% गिर गया, यानी कि 10 रुपये 25 पैसे तक फिसल गया था। वो 11.5% नीचे 10 रुपये 67 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। उसी दिन शाम को, यानी कि 31 दिसंबर की शाम को खबर थी कि एक कंपनी की बोर्ड बैठक हुई है, जिसमें यूके के वोडाफोन ग्रुप, जो कि इनके प्रमोटर हैं, उससे 5,836 करोड़ रुपए की रकम इस कंपनी को मिलने वाली है। बोर्ड बैठक में ये जो रिसीवेबल्स हैं उसकी पुष्टि कंपनी की ओर से की गई। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अगले दिन, यानी कि 31 दिसंबर को जो बड़ी गिरावट आई थी, उसको अगले दिन 1 जनवरी को शेयर में 8% की दमदार रिकवरी देखने को मिली और शेयर 11 रुपये 63 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। उसी दिन खबर यह भी थी कि CGST अहमदाबाद से इस कंपनी को 638 करोड़ रुपए का GST डिमांड नोटिस मिला है। 31 दिसंबर को ये नोटिस मिला है, जिसकी पुष्टि बाद में कंपनी की ओर से 1 जनवरी को कंपनी की ओर से बताई गई। कंपनी ने ये कहा कि GST डिमांड नोटिस से वो सहमत नहीं है और इस ऑर्डर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई उनकी ओर से की जाएगी। शेयर में 9 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर VL अम्बाला ऐसा मानती हैं कि आपको बड़ी खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉक डबल भी हो सकता है। इन खबरों के बीच में 2 जनवरी को शेयर में 12 रुपये 5 पैसे तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली। बड़ी ब्लॉक डील के बाद नज़ारा टेक्नोलॉजीज का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया और ये ब्लॉक डील हुई थी 29 दिसंबर, यानी कि सोमवार को 2.5% हिस्से के आसपास की ब्लॉक डील हुई, जिसमें माना यह जा रहा था कि SBI म्यूचुअल फंड की ओर से 90 लाख से ज़्यादा शेयरों की बिकवाली हुई है। उस दिन, यानी कि 29 दिसंबर को ब्लॉक डील के बाद नज़ारा टेक के शेयर में 258 रुपये 85 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और 6% से ज़्यादा की मजबूती लेकर ये शेयर 252 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। 29 दिसंबर की शाम को, यानी कि बाजार बंद होने के बाद जो डिटेल्स आई उसके हिसाब से SBI म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के करीब 2.5% हिस्से की बिकवाली करी है और बल्क डील के जरिए ये बिकवाली की है, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा शेयर म्यूचुअल फंड की ओर से बेचे गए हैं। इस तरह SBI म्यूचुअल फंड की कंपनी में हिस्सेदारी 5.78% से घटकर 3.35% पर पहुंच गई। 30 दिसंबर को नज़ारा टेक का शेयर 250 रुपये 10 पैसे तक फिसला था, लेकिन बाद में रिकवरी हुई और शेयर करीब 0.5% चढ़कर 265 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। हुनासा कंज्यूमर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसका इम्पैक्ट हमने इस हफ्ते शेयर पर देखा। करीब 0.5% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें माना जा रहा था कि इनके जो प्रमोटर है वरुण अलग, उनकी ओर से हिस्सा खरीदा गया है, जिसका इम्पैक्ट हमने 29 दिसंबर को देखा और उस दिन ये शेयर, हुनासा कंज्यूमर का शेयर, करीब 3% की तेजी के साथ 276 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। उसी दिन शाम को, यानी कि 29 दिसंबर को डिटेल्स आई, जिसके मुताबिक प्रमोटर वरुण अलग ने इस कंपनी में 50 करोड़ रुपए का
एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि 50 करोड़ रुपए के एडिशनल शेयर खरीदे हैं और ये शेयर फायरसाइड वेंचर्स की ओर से बेचे गए थे, जिसको प्रमोटर की ओर से खरीदा गया। और इस तरह वरुण अलग की कंपनी में हिस्सेदारी जो पहले 31.88% थी वो बढ़कर 32.45% पर पहुंच गई और प्रमोटर ग्रुप को मिलाकर देखें तो कुल हिस्सेदारी बढ़कर 35.5% के भी पार पहुंच गई है। तो 30 दिसंबर को शेयर में फिर से एक्शन दिखा, 299 रुपये 40 पैसे तक ये शेयर उछला और उसके बाद 4.5% की मजबूती लेकर ये 289 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। जॉन कॉकरेल इंडिया, इसका नाम आप बहुत कम सुनते हैं, लेकिन इसमें एक दिग्गज निवेशक की एंट्री हुई है और वो नाम आपके लिए काफ़ी कॉमन है और वो नाम है रमेश दमानी जी का, जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है। बीते शुक्रवार यानी कि 26 दिसंबर को बल्क डील के जरिए उनकी ओर से ये निवेश किया गया है। आपको बता दें, रमेश दमानी साहब ने इस कंपनी में 13 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 27,500 शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं और ये खरीदे गए हैं 4,704 रुपये 45 पैसे के औसत भाव पर, जिसके वजह से हमने देखा है कि 29 दिसंबर को ये शेयर 8.5% उछला था और 2 दिन में यानी कि सोमवार को मिला के 15% से ज़्यादा का अपमूव देखने को मिला और उस दिन यानी कि सोमवार को करीब 3% की तेज़ी लेकर ये शेयर 5,199 रुपये 55 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। बीते हफ्ते कोफर्ज की बैठक हुई थी, उसमें 2 अहम फैसले लिए गए जिसका इम्पैक्ट हमने इस हफ्ते आता हुआ दिखा। बोर्ड बैठक में एक तो QIP के जरिए 55 करोड़ डॉलर जुटाने को मंजूरी मिली है और उसके साथ साथ एनकोरा नाम की जो US की कंपनी है उसका 100% हिस्सा 17,032 करोड़ या यूँ कहें करीब $2 बिलियन में खरीदने को भी मंजूरी दी है। हिस्सा खरीद के जरिए 1815 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 9.4 करोड़ शेयर इस कंपनी की ओर से इशू किए जाएंगे, यानी कि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए यह डील होगी, जो कि माना जा रहा है कि 4 से 6 महीने में पूरी हो सकती है। इस डील के तहत एनकोरा के जो शेयरधारक हैं उनके पास कंपनी की करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी होगी और ये शेयर होल्डर्स की जहां तक बात है, एडवेंट इंटरनेशनल और वॉबर्ग पिंकस के नाम उसमें शामिल हैं। 3 दिन की एक तरफा गिरावट के बाद 29 दिसंबर यानी सोमवार को इस फैसले के बाद, इस अधिग्रहण के बाद शेयर में हमने उछाल बनता हुआ दिखा है। शेयर उस दिन 1714 रुपये 70 पैसे तक उछला था, लेकिन बाद में हाई लेवल से मुनाफा वसूली शुरू हो गई और शेयर 1677 रुपये के भाव पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। नई शुरुआत से टाइटन का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा इस हफ्ते में। दरअसल हुआ क्या है कि 29 दिसंबर को इस कंपनी ने अपना पहला लैब ग्रोन डायमंड स्टोर खोल दिया है। लैब में बने हीरे यानी कि LGDs आपको बता दें या उनसे बनी हुई ज्वेलरी बेचने का काम करते हैं लैब ग्रोन डायमंड स्टोर्स, जो कि कंपनी की ओर से पहला स्टोर खोला गया है और नेचुरल हीरो के समान ही होते हैं ये। और ये लैब ग्रोन डायमंड्स की आप बात करें तो ये नैतिक, पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती विकल्प प्रदान करते हैं। इस खबर के चलते 29 दिसंबर को टाइटन के शेयर ने 4,031 रुपये 70 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। हालांकि बाद में शेयर हल्का हो गया और मामूली गिरावट के साथ 3,985 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 31 दिसंबर को फिर से एक खबर आई और खबर ये थी कि बोर्ड ने संध्या शर्मा को बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है। 4 जनवरी से ये फैसला यानी कि उनकी जो नियुक्ति है चेयरपर्सन और एडिशनल डायरेक्टर के रूप में वो लागू भी हो जाएगी ये नियुक्ति। 31 दिसंबर को टाइटन का शेयर 4,061 रुपये 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, यानी कि खुला उस दिन पहुंचा और करीब 2% की मजबूती लेकर 4,048 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के OFS के चलते इस शेयर में इस हफ्ते भारी उठापटक देखने को मिली। 29 दिसंबर को खबर थी कि प्रमोटर टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस ने इस कंपनी का 8.93% हिस्सा बेचने का मन बना लिया है और OFS के जरिए 496 करोड़ रुपए के शेयर बिकेंगे, जिसमें करीब 9% हिस्सा बिकेगा। आधा हिस्सा यानी कि 4.47 हिस्से का बेस ऑफर होगा और इतने ही हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन होगा, यानी कि एक्स्ट्रा हिस्सेदारी बेचने का भी विकल्प होगा। इसका फ्लोर प्राइस 275 रुपये तय किया गया था, जो कि उस समय की क्लोजिंग यानी कि 351 रुपये 75 पैसे के मुकाबले देखें तो करीब 22% के डिस्काउंट पर था। यही कारण है कि 29 दिसंबर को टाइमेक्स ग्रुप इंडिया का शेयर 316 रुपये 60 पैसे तक लुढ़का और करीब 6.5% की गिरावट लेकर 329 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगले दिन यानी कि 30 दिसंबर को खबर थी कि OFS में ग्रीन शो ऑप्शन का जो इस्तेमाल है वो कंपनी की ओर से किया जाएगा। संस्थागत निवेशकों का जो हिस्सा है उसको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसके बाद ये प्रमोटर की ओर से फैसला लिया गया है। दरअसल हुआ क्या था, ये जो संस्थागत निवेशकों का हिस्सा है उसको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। ये हिस्सा 937.3% भरता हुआ दिखा था, जिसके बाद हमने देखा शेयर में ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि टाइमेक्स ग्रुप का शेयर अगर आपको 300 रुपये के नीचे मिलता है तो लंबी अवधि का निवेश आपको जरूर करके चलना चाहिए। तो 2 जनवरी यानी कि शुक्रवार के दिन हमने देखा, जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, उस दिन टाइमेक्स ग्रुप इंडिया का शेयर 355 रुपये के स्तर पर फिर से
पार निकलता हुआ नजर आया। बोनस इशू को शेयरधारकों की ओर से हरी झंडी मिली है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के लिए। 1:10 के रेशो में बोनस इशू को शेयरधारकों ने हरी झंडी दिखा दी, यानी कि हर 10 शेयरों पर शेयरधारकों को एक बोनस शेयर मिलता हुआ दिखेगा। पिछले साल अगस्त में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद देखा जाए तो कंपनी की ओर से ये पहला बोनस इशू है जिसकी घोषणा हुई है और इससे 82,000 रिटेल निवेशकों को, यानी कि 22.1% हिस्से वाले जो शेयरधारक हैं उनको इससे काफ़ी हद तक फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि सितंबर तिमाही के जब नतीजे आए थे उस समय बोर्ड ने बोनस इशू को मंजूरी दी थी और अब शेयरधारकों ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी है। तो 30 दिसंबर को ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया और शेयर 397 रुपए 5 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। क्यूपिड के शेयर ने इस हफ्ते 526 रुपए 95 पैसे का नया रिकॉर्ड हाई टच किया है। 2025 में शेयर ने 573% का रिटर्न दिया। 76 रुपए से लेकर इस शेयर ने 512 रुपए तक की जो जर्नी है वो एक तरफा दिखाई है। इस पूरे साल में कंपनी को बोर्ड बैठक में एक सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली है, जिस वजह से इस हफ्ते स्टॉक फोकस में था। दरअसल हुआ क्या है कि सऊदी अरब में इस कंपनी की ओर से एक नई एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कंपनी को मंजूरी मिल गई है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी KSA में ये नया प्रस्तावित प्लांट लगाया जाएगा और कंपनी की ओर से जो एफएमसीजी सेक्टर में विस्तार की रणनीति है उसी के तहत ये नया प्लांट कंपनी लगाने जा रही है। 30 दिसंबर को क्यूपिड के शेयर ने 512 रुपए और 2 जनवरी को 526 रुपए 95 पैसे का रिकॉर्ड हाई टच किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। बोर्ड ने 14 जनवरी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय की है। 13 जनवरी की शाम को जिन भी शेयरधारकों के पास शेयर होंगे वो इस स्टॉक स्प्लिट के योग्य होंगे। शेयर में 2300 रुपये पार अगर होता है तो SR वेल्थ के लोग की स्थितियां मानते हैं कि 30 से 40% की और अपसाइड देखने को मिल सकती है। 30 दिसंबर को इस खबर के चलते कोटक महिंद्रा बैंक 2165 रुपये तक उछला, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का होकर 2155 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पर ग्रासिम ने एक बड़ा फैसला लिया है। EMIL और ABREN के कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। EMIL यानी कि SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज और ABREN यानी कि आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स। अब ग्रासिम की अगर आप देखेंगे तो ये पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स, जिसमें EMIL के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का ट्रांसफर होगा पूरी तरह से, यानी कि मर्जर हो जाएगा। इस खबर के चलते 30 दिसंबर को ग्रासिम इंडस्ट्रीज का शेयर 2827 रुपये 20 पैसे तक फिसला और बाद में मामूली गिरावट के साथ 2840 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। ब्लॉक डील के बाद प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स का शेयर इस हफ्ते टूटता हुआ नजर आया। हुआ क्या, 31 दिसंबर को 38.8 लाख शेयरों की या यूं कहीं करीब 10% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 2799 रुपये का भाव था, जिस भाव के अनुसार 1086 करोड़ रुपए में यह बड़ा सौदा हुआ है। फ्लोर प्राइस 11.1% डिस्काउंट पे था और ये जो सौदा हुआ वो 12% नीचे था उस समय के भाव से। प्रोमोटर ग्रुप की ब्लॉक डील के जरिए 6.32% हिस्सा बेचने की खबर थी, क्योंकि ब्लॉक डील का प्राइस फ्लोर प्राइस डिस्काउंट पर था। यही कारण है कि 31 दिसंबर को प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स का शेयर 2751 रुपये तक फिसला था और करीब 12.5% नीचे 2795 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। इस हफ्ते RBL बैंक को लेकर 2 खबरें आई हैं, जिसमें पहली खबर ये थी कि ED राजीव आहूजा मौजूदा कार्यकाल के बाद पदभार अपना छोड़ देंगे। 21 फरवरी 2026 से वो बैंक के ED नहीं रहेंगे। मंगलवार 30 दिसंबर को हुई बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसका इम्पैक्ट हमने 31 दिसंबर को देखा और उस दिन RBL बैंक का शेयर 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 316 रुपये 15 पैसे पर जाकर सेटल हुआ, जो कि 316 रुपये 30 पैसे के डे हाई के बेहद करीब था। 1 जनवरी को भी खबर थी कि RBI और सरकार के पास इस बैंक ने एक अर्जी दाखिल की है। बड़ी विचित्र अर्जी थी। अर्जी इस तरह से थी कि विदेशी शेयर होल्डिंग को अस्थायी रूप से 24% पर कैप कर दिया जाए, यानी कि सीमित कर दिया जाए, जबकि फिलहाल आप देखें तो बैंक में 51% हिस्सा विदेशी निवेशक होल्ड कर सकते हैं। 1 जनवरी को RBL बैंक का शेयर इस खबर के चलते 310 रुपये 80 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार की समाप्ति मामूली गिरावट के साथ 315 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। बजट से पहले सिगरेट तंबाकू उत्पादों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और नए साल की शुरुआत ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयरों के लिए देखें तो काफ़ी निराशाजनक रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिगरेट तंबाकू उत्पादों पर 40% GST के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और ये लागू हो जाएगा 1 फरवरी 2026 से, जब इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगना शुरू हो जाएगी।
1000 स्टिक्स पर यानी कि 1000 सिगरेट्स पर देखें तो 2100 से लेकर 8500 की जो एक्साइज ड्यूटी है वो लागू हो जाएगी, जिससे माना जा रहा है कि सिगरेट की जो प्राइजेस हैं वो 10 से 35% तक बढ़ सकती हैं। यही कारण था कि उस दिन आईटीसी के शेयर में 6 साल और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर में 9 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक को लेकर यानी कि आईटीसी को लेकर अपनी रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और टारगेट 375 रुपए का दिया है। नुआमा ने रेटिंग घटाकर होल्ड की है, टारगेट 415 रुपए का दिया है। यूबीएस ने बाय रेटिंग तो बरकरार रखी है लेकिन टारगेट को घटाकर 430 रुपए कर दिया है। इसी तरह जेफरीज ने भी रेटिंग घटाकर होल्ड की है और टारगेट 400 रुपए का दिया है। 52 वीक लो के करीब आईटीसी में निवेश आकर्षक हो सकता है, ऐसा बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी का मानना था। लेकिन 1 जनवरी को आईटीसी का शेयर करीब 10% और गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर 17% से ज़्यादा गिरकर 2288 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। और 2 जनवरी को भी आईटीसी के शेयर ने 345 रुपये 25 पैसे का 52 वीक लो या यूँ कहें 3 साल का लो टच किया और गॉडफ्रे फिलिप्स ने 2185 का इंट्राडे लो भी बनाया था। hyundai इंडिया के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव होते हुए दिखे हैं। दरअसल हुआ यह है कि उनसु किम ने एमडी और डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 दिसंबर से उनका इस्तीफा लागू भी हो गया है, इफेक्टिव भी हो गया है और 1 जनवरी से तरुण गर्ग को एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। कंपनी को नई नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसका इम्पैक्ट हमने 1 जनवरी को देखा। hyundai मोटर्स का शेयर उस दिन 2283 रुपये 30 पैसे तक की मामूली गिरावट झेलता हुआ नजर आया और बाद में शेयर में खरीदारी लौटी और करीब आधा % ऊपर यह शेयर 2310 रुपये के भाव पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। लॉक इन खुलने का एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल पर कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। 2 जनवरी को 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खत्म हुआ, जिसके हिसाब से करीब 58% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए। जी हां, अवेलेबल हो गए, बिकने के लिए आ गए ऐसा नहीं। कुल 48.15 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हुए नजर आए। इस खबर के चलते या लॉक इन खुलने के चलते 2 जनवरी को एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर में 757 रुपये 20 पैसे तक की गिरावट आई और बाद में इस शेयर में रिकवरी भी हुई और शेयर हरे निशान में ही जाकर सेटल होता हुआ दिखा। इस हफ्ते की दूसरी सबसे बड़ी खबर थी देवयानी इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स का जो मर्जर होने वाला है। सैफायर फूड्स के साथ इस कंपनी का यानी कि देवयानी इंटरनेशनल का मर्जर होने वाला है। आपको बता दें, यम ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का कंसोलिडेशन संभव है इस मर्जर के तहत और यम ब्रांड्स के पास आपको पता ही है कि केएफसी और पिज़्ज़ा हट का मालिकाना अधिकार है। अब होगा क्या, सैफायर फूड्स के 100 शेयरों के बदले में देवयानी इंटरनेशनल 177 शेयर जारी करके ये मर्जर पूरा करेगी। मौजूदा प्रमोटर से सैफायर फूड्स का करीब 18.5% हिस्सा खरीदा जाएगा और ये होगा इनके ग्रुप कंपनी आर्कटेक इंटरनेशनल के जरिए, जो कि सैफायर फूड्स में हिस्सेदारी खरीदेगी और मर्जर होने में 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। अब ये हो क्यों रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 बड़ी वजह है। पहली ये कि एसएसएसजी यानी कि SSS ग्रोथ, जिसे हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी कहते हैं, उसमें धीमापन है और दूसरा इन जो फूड चेन वाली कंपनीज हैं, फूड फ्रेंचाइजी वाली जो कंपनियां हैं फास्ट फूड वाली, उनके मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये मर्जर होता हुआ दिखा है। और दूसरी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से लिविंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, यूँ कहें लोगों को ऑर्डर करने की आदत ज़्यादा लग गई है, डाइनिंग आउट की आदत भूलते जा रहे हैं, उस वजह से भी इन कंपनियों को ये कदम मजबूरन उठाना पड़ा है। हालांकि ब्रोकर्स इस मर्जर के चलते देवयानी इंटरनेशनल को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। यूबीएस ने तो बाय रेटिंग के साथ देवयानी इंटरनेशनल पर 190 रुपये का टारगेट दे दिया है। 2 जनवरी को देवयानी इंटरनेशनल का शेयर 159 रुपये 66 पैसे तक उछला। हालांकि क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ हुई। वहीं सैफायर फूड्स की बात करें तो ये शेयर 247 रुपये 10 पैसे तक लुढ़क गया था, पर क्लोजिंग बाद में लोअर लेवल से रिकवरी के साथ देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते सेकेंडरी मार्केट में एक कंपनी ने दस्तक दी है जिसका नाम है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, जिसकी लिस्टिंग मिली जुली रही। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएसई पर देखें तो ये शेयर 120 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट होता हुआ दिखा, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले करीब 5.25% के प्रीमियम पर था, क्योंकि 114 रुपये का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान रहा था कि 115 रुपये 50 पैसे पर लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि ग्रे मार्केट के हिसाब से भी लिस्टिंग बेटर हुई, क्योंकि 5 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 251 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। और इंटरेस्टिंगली ये पूरा का पूरा ओएफएस नहीं था, बल्कि फ्रेश इशू था, यानी कि कंपनी के पास ये पूरी रकम आती हुई दिखी है। 30 दिसंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर 123 रुपये तक उछला, 102 रुपये 90 पैसे तक लुढ़का भी था और इशू प्राइस से 9.25% नीचे 103 रुपये 46 पैसे के भाव पर सेटल होता हुआ दिखा था।
तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जैसा हमारा आपसे वादा है। उस सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है सिगाची इंडस्ट्रीज को लेकर। अब हुआ क्या है कि ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया इस हफ्ते में। एक्चुअली इनके जो एमडी एंड सीईओ हैं अमित राज सिन्हा जी, उनको रिमांड पर लिया गया है क्योंकि 30 जून 2025 इसी साल जून में इनके एक प्लांट में आग लगी थी। एक हादसा हुआ था जिसकी जान से जुड़ा हुआ ये मामला है और हैदराबाद की एक इकाई है जिसमें ये आग लगी थी। उसी सिलसिले में इनके जो एमडी एंड सीईओ हैं उनको रिमांड पर लिया गया और शेयर ने उस पर नेगेटिवली रिएक्ट किया। 29 दिसंबर को शेयर ने 30 रुपये 50 पैसे का 52 वीक लो टच किया और उस दिन ये शेयर 5% से ज़्यादा की गिरावट लेकर 32 रुपये 21 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। सुजॉन एनर्जी के एक बड़े अधिकारी का इस्तीफा आता हुआ दिखा है। WTG यानी कि विंड टर्बाइन जनरेशन डिवीजन के सीईओ विवेक श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया है। 26 दिसंबर से ये लागू भी हो चुका है और WTG डिवीजन के जो सीईओ हैं उनका इस्तीफा आप देखेंगे तो भले ही नेगेटिव है, लेकिन लंबी अवधि को लेकर VLA अंबाला, जो कि स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर है, उनका मानना है कि स्टॉक में आप धीरे धीरे हर गिरावट पर निवेश कर सकते हैं। ये शेयर लंबी अवधि में 70 से 90 रुपये तक के टारगेट भी दिखा सकता है। 29 दिसंबर को सुजॉन एनर्जी के शेयर में 53 रुपये 85 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, पर बाद में करीब 1% नीचे 52 रुपये 73 पैसे पर डे लो के पास जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। ब्लिंकिट के CFO के इस्तीफे की खबर से मात्र से ही एटर्नल का शेयर इस हफ्ते गिरता हुआ नजर आया। ब्लिंकिट के CFO विपिन कपूरिया ने इस्तीफा दे दिया है। एजा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी और आपको बता दें इस रिपोर्ट में मेंशन था कि ब्लिंकिट को ज्वाइन करने के करीब 1 साल में ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और वो वापस जा रहे हैं फ्लिपकार्ट के पास, जहाँ से वो आए थे, जहाँ उन्होंने करीब 7 साल के आसपास का समय बिताया है। और ये तब हो रहा है जब 2026 में यानी कि इस साल में फ्लिपकार्ट का IPO आने वाला है और उससे पहले जो प्लान्ड IPO है उससे पहले उनकी अपनी पुरानी कंपनी में वापसी हो रही है। इस खबर को बाजार ने पसंद नहीं किया और 30 दिसंबर को इंट्राडे में एटर्नल का शेयर 3% या यूँ कहें 275 रुपये 35 पैसे तक फिसल गया था, जो कि 5 महीने का लो भी था और बाद में करीब 2.25% नीचे 276 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर क्लोजिंग भी होती हुई नजर आई। अगली खबर बिग डैडी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर है। सरकार के बड़े दावे वाली रिपोर्ट को RIL ने इस हफ्ते पूरी तरह से खारिज कर दिया। दरअसल रिपोर्ट इस तरह से थी कि भारत सरकार ने RIL और इनके जो पार्टनर हैं BP उनसे $30 बिलियन का दावा किया है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो तथ्यात्मक रूप से देखें तो पूरी तरह से गलत है। RIL या BP के खिलाफ $30 बिलियन का कोई दावा नहीं है। इनफैक्ट KG-D6 ब्लॉक से जुड़ा हुआ सरकार का जो वास्तविक दावा है वो करीब 247 मिलियन का है। 30 बिलियन नहीं, 247 मिलियन का है और ये राशि ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें लगातार और उचित रूप से कई बार मेंशन भी किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि RIL BP ने सभी संवैधानिक और उसके साथ साथ कानूनी दायित्वों का पूरी तरह से पालन भी किया है और अनाम अज्ञात स्रोतों के आधार पर रिपोर्ट को छापना या प्रकाशित करना अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है। रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने पर कड़ा विरोध कंपनी की ओर से किया जाता है। इस रिपोर्ट पर 30 दिसंबर को RIL का शेयर शुरुआती कुछ मिनटों में 1553 रुपये 60 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग 1541 रुपये पर करीब 1/4% नीचे जाकर होती हुई नजर आई। 31 दिसंबर को फिर से खबर थी कि मुकेश अंबानी ने एक ड्राफ्ट AI मैनिफेस्टो का खुलासा किया है। कंपनी को रीकास्ट करने के लिए AI योजना का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस योजना के तहत यानी कि AI योजना से जो प्रोडक्टिविटी है कंपनी की उसमें 10 गुना के आसपास का बूस्ट मिल सकता है कंपनी को। ऐसी तैयारी मुकेश अंबानी की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि लंबी अवधि को लेकर एनालिस्ट भी इस स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन मानते हैं कि लंबी अवधि में स्टॉक 2000 से 2400 रुपये तक भी जा सकता है। 31 दिसंबर को शेयर में 1577 यानी कि 2.5% तक का उछाल देखने को मिला और करीब 2% ऊपर ये शेयर 1569 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे
प्राइम प्लान्स को। करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी वीडियो पर जाकर ज्वाइन बटन प्रेस करना है और उसके बाद पेमेंट करना है। प्लान चुनने के बाद और पेमेंट करने के बाद आप बन जाएंगे हमारे प्राइम मेंबर्स और हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी न्यू ईयर।